क्या हुआ सितारा, सब कुछ ठीक तो है? तुम तो आज शादी में गई थी ना? हाँ, मैं गई तो थी। तुम्हें उससे क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वहाँ पर कोई ऐसी बात हो गई क्या जिसकी वजह से तुम दुखी हो गई हो? मुझे तो अपनी किस्मत और तुम्हारे धोबी के इस काम पर हमेशा से ही दुख है। न जाने मेरी शादी तुम जैसे धोबी से कैसे हो गई। अरे ये दुख तो पुराना है, मुझे लगा शायद कोई नई बात हो गई होगी। जिस शादी में मैं आज गई थी वहाँ पर मेरी जैसी सुंदर एक भी औरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे किसी ने नहीं पूछा। पर राज ज्योतिष की पत्नी जिसने कीमती कपड़े और गहने पहने हुए थे, सब उसी को पूछ रहे थे। आज मुझे मालूम हुआ कि शानो शौकत और दौलत के सामने सुंदरता का कोई मोल नहीं है। इसलिए तुम भी ऐसा कोई काम करो जिससे हम मालदार हो जाए। मैं भी कम से कम राज जोशी की पत्नी की तरह अपने आप को बना सकूं। ये तुम्हारी फिजूल की बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। हम जिस भी हालात में हैं, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। मेरे लिए तो यही दौलत बहुत है कि तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी यही बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। हालांकि मेरी किस्मत में बहुत दौलत है, पर तुम्हारे निकट्ठूपने के कारण मुझे आज तक वो दौलत नहीं मिली। अगर आज तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा जी। तुम आज के आज ही ज्योतिषी का काम शुरू कर दो, क्योंकि इस काम में बहुत पैसा है। तभी मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सकेगी और तुम भी खुश रह सकोगे, समझे तुम? क्या तुम जानती नहीं हो, मैं एक धोबी हूँ और वो भी बिल्कुल अनपढ़। भला बिना किसी शिक्षा के मैं ज्योतिषी कैसे बन सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं मालूम कि तुम किस तरह से ज्योतिष विद्या की शिक्षा लोगे। अगर कल तक मेरे कहने पर तुम ज्योतिषी नहीं बने ना, तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी और तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगी, समझ लेना तुम। मेरा ज्योतिषी का काम बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर बाद में वापस धोबी के काम पे आऊंगा तो लोग मुझ पे हंसेंगे, यहाँ तक कि अपने कपड़े भी मुझे धोने के लिए नहीं देंगे। तब मैं क्या करूंगा? मेरी रोजी रोटी का क्या होगा? कल्लू ने हर तरह से अपनी पत्नी को समझाया और आने वाली मुसीबतों के बारे में उसे बताया, मगर सितारा ऐसी औरत थी कि वह बिल्कुल भी नहीं मानी। उसके मन में तो राज ज्योतिषी की पत्नी के गहने और उनकी शान शौकत की बातें छाई हुई थी। अगले दिन सुबह होते ही उसने अपने पति से कहा, तो मैं अभी के अभी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। बेचारा धोबी अब क्या कर सकता था। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वो नहीं चाहता था कि सितारा उसे छोड़कर चली जाए। उसके पास जो भी थोड़ी बहुत पैसे थी, उन पैसों से उसने बाजार से एक जंतरी खरीदी, उसे एक लाल रंग के कपड़े में लपेटा। ये सब सामान लेकर वो बाजार में जा पहुंचा और फिर ऊंची ऊंची आवाजें लगाने लगा। मैं ज्योतिषी हूँ। मैं चांद सितारों पर नक्षत्रों की भाषा जानता हूँ। किसी के भी भूत काल भविष्य काल के बारे में बता सकता हूँ। पैदा होने और मरने तक का हाल सुना सकता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर लोगों की भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हो गई। जो लोग कल्लू धोबी को जानते थे, उन्होंने जब कल्लू को ऐसी हालत में देखा तो बड़ी हैरानी हुई और वे लोग कल्लू धोबी का मजाक उड़ाने लगे। उनमें से एक बोला, कल्लू धोबी, लगता है कपड़े धोते धोते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें वैद्य से अपना इलाज करवाना चाहिए। भाई ये बढ़िया है, तुमने धोबी का काम छोड़कर ज्योतिषी बनने की सोच ली। सबको मालूम है कि कल्लू एक धोबी है। बड़ी हैरानी की बात है, आजकल तो लोग
अपने इस शहर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। देखो तो कल्लू धोबी ने क्या बहरूप बनाया है। इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? इसने ज्योतिषी की विद्या सीख ली होगी। अरे मैं कसम खाकर कहता हूँ, इसे कोई विद्या नहीं आती। कल तक तो ये कपड़े धो रहा था, भला रात भर में ये ज्योतिषी कैसे बन गया? बेचारा धोबी इस तरह की हजारों मजाक सुनता रहा। लोग उसको ताने मारते रहे, लेकिन सिर्फ अपनी पत्नी को खुश करने के लिए वो उन लोगों के सामने अपने ज्योतिष होने का दावा करने लगा। संयोग की बात है कि राजा के जौहरी का वहां से गुजरना हुआ, जहां पर धोबी अपनी पोथी पत्रियां लेकर बैठा हुआ था। जौहरी बहुत ही परेशान था, क्योंकि राजा का एक बेशकीमती लाल उसके पास से गुम हो गया था। उसकी नजर जब भीड़ पर पड़ी जो कल्लू धोबी के चारों तरफ इकट्ठी थी, उसने नजदीक जाकर पूछा, ये कैसा जमघट है? तुम कल्लू धोबी को नहीं जानते? ये वही है, आज ये ज्योतिषी बन बैठा है। जौहरी कल्लू के पास गया और उसने अपनी सारी परेशानी कल्लू को बताई और फिर कहने लगा, अगर तुम ज्योतिष विद्या जानते हो और इसके माहिर हो तो कल तक राजा के लाल का पता जरूर लगा दोगे, और मैं तुम्हें इस काम के बदले में 200 अरफियां दूंगा। लेकिन यह काम अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें धोखेबाजी के जुर्म में शहर के कोतवाल को कहकर कारखाने में डलवा दूंगा। बेचारा गरीब धोबी ये शर्त सुनकर घबरा गया और जौहरी का मुंह ताकने लगा। कुछ देर तक धोबी के मुंह से कोई बात नहीं निकली और फिर जौहरी कल आने का कहकर वहां से चला गया। बागी की भीड़ भी अब तितर बितर हो चुकी थी। कुछ देर तक तो धोबी सन्नाटे में ही खड़ा रहा। असल में बात ये थी कि राजा का वो लाल जौहरी की पत्नी ने ही चुराया था और उसे इस बात का डर था कि जौहरी लाल उड़ करेगा। इसलिए जौहरी की पत्नी ने अपनी एक नौकरानी को जौहरी पर नजर रखने के लिए कहा था, और वो नौकरानी उस समय भेष बदल कर इस बाजार में घूम रही थी ताकि वो जौहरी पर नजर रख सके। मेरी पत्नी, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, उसी ने मुझे इस खतरनाक धंधे में फंसा दिया। उसी के कारण मैं एक मुसीबत में फंसा हूँ कि कैद खाने जाने तक की नौबत आ गई है। इन्हीं सब बातों का ख्याल करते हुए वो जोर से चिल्ला पड़ा, अरे औरत, ये जो भी हुआ तेरी ही बेवकूफी की वजह से हुआ। तेरे जैसी पत्नी होने से अच्छा है कि आदमी कुंवारा मर जाए। नजदीक ही खड़ी हुई नौकरानी ने जब ये देखा कि धोबी ऐसी बातें कर रहा है तो वो समझी ये ज्योतिषी जरूर जौहरी की पत्नी को कोस रहा है। हो न हो इस ज्योतिषी को पता लग गया है कि ये सारा काम किसी और औरत का नहीं बल्कि जौहरी की पत्नी का है, इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर ऐसी बातें कर रहा है। ये जरूर ही जौहरी को बता देगा कि उसकी पत्नी ने ही राजा का लाल चुराया है। दौड़कर वह अपनी मालकिन के पास गई और डर से कांपती हुई कहने लगी, मालकिन, मालकिन बहुत ही गजब हो गया, मालकिन बहुत ही गजब हो गया। लाल का भेद तो खुल गया है। एक ज्योतिषी ने आपका सारा हाल मालूम कर लिया है। कल सुबह वो सारी बात मालिक को जाकर बता देगा, तब तो आपकी बहुत बदनामी हो जाएगी। मेरी मानो तो उस ज्योतिषी को पहला फुसला कर अपनी तरफ कर लो मालकिन। नौकरानी के मुंह से कल्लू धोबी की बातें सुनकर जौहरी की पत्नी के मन में भी उसका डर बैठ गया। जौहरी की पत्नी उस ज्योतिषी को ढूंढने पहुंची। कल्लू उसी बाजार में ही मिल गया। सबके दिलों की राज जानने वाली, मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरी गलती माफ कर दो तो मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी। कल्लू ने हैरानी से पूछा, तुम मुझे क्या बताओगी?
ज्योतिषी, तुमको तो सब कुछ मालूम ही है, लेकिन लगता है कि तुम मेरे मुंह से उगलवा कर ही रहोगी। तुमको तो मालूम नहीं है कि मैंने राजा का लाल अपने पति से चुराया है। असल में बात ये है कि मैंने ये चोरी अपने पति को सजा दिलवाने के लिए की थी, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था। मुझे लगता है कि इस तरह से मेरे पास बहुत सी दौलत आ जाएगी और जौहरी भी मारा जाएगा। लेकिन तुम तो अजीब इंसान हो, क्योंकि तुमसे कोई भी बात छिपी नहीं है। अब मैं तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। तुम जो भी कहोगे मैं वही करूँगी। अगर मेरी इस चोरी की खबर को तुम जौहरी को मत बता देना। मेरे पति को ये मत बताना कि लाल की चोरी मैंने ही की थी। ये सब कुछ सुनकर कल्लू ने अपने आप को संभाला और फिर कहा, जो भी कुछ तुमने कहा है वो सारी असलियत मुझे पहले से ही मालूम थी। ये तो तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम अपने अपराध की माफी मांगने के लिए मेरे पास आ गई हो। हालांकि अभी भी मौका तुम्हारे हाथ से निकला नहीं है। जल्दी से अपने घर वापस जाओ और उस लाल को अपने पति के तकिए के नीचे रख दो। फिर तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं सिकी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी विद्या से लाल का पता लगा ही लूंगा और जौहरी को तुम्हारी सच्चाई भी बता दूंगा। वो औरत कल्लू के कहे मुताबिक करने को राजी हो गई और फिर अपने घर की तरफ चली गई। फिर उसने वही किया जो उसे ज्योतिषी ने करने को कहा था। लाल को उसने अपने पति के तकिए के नीचे रख दिया। अगले दिन सुबह कल्लू खुद जौहरी के घर पहुंचा और इससे कहने लगा, मैंने अपना हिसाब लगा लिया है। मेरी ज्योतिषी विद्या के अनुसार तुम्हारा लाल तुम्हारे ही बिस्तर के तकिए के नीचे है। जाओ और अपना लाल उठा लो। जौहरी को पहले तो लगा कि ज्योतिषी सचमुच पागल है, मगर फिर वह कुछ उम्मीद लेकर बताई हुई जगह पर देखने के लिए गया और उसे वो गुमशुदा लाल ठीक उसी जगह पर मिल गया जहाँ पर कल्लू ने उसे बताया था। अब तो जौहरी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो वापस आकर धोबी से कहने लगा, आज से तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। फिर अपने वादे के अनुसार उसने कल्लू धोबी को 200 अशरफियां इनाम में दी और कहने लगा, सचमुच तुमसे अच्छा ज्योतिषी आज तक मैंने इससे पूरे इलाके में नहीं देखा। लेकिन कल्लू धोबी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसमें ऐसी कोई भी विद्या नहीं थी। जो कुछ भी हुआ था वो किस्मत की एक चाल थी। उसने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि इसकी जान बच गई। कल्लू ने 200 अशरफियां उसे देते हुए कहा, अब तो तुम्हारा दिल खुश हो गया होगा ना। मुझे उम्मीद है कि अब तुम मेरी जान को खतरे में नहीं फंसाओगी। अरे इसमें खतरा क्यों सा? कल्लू ने अपनी सारी बात अपनी पत्नी को सुना दी। उसकी पत्नी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और वो कहने लगी, मेरे प्यारे पतिदेव, इस काम में इतना ज्यादा कमाई है कि तुम्हें इसे जारी तो रखना ही होगा। कल्लू ने उसे काफी समझाने की कोशिश की। इस बार तो किस्मत ने साथ दिया, परंतु हर बार ऐसा नहीं होगा, इसलिए अब मैं दोबारा इस काम पर नहीं जाऊंगा। परंतु उसकी लालची पत्नी रो रो कर कहने लगी, लगता है तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। अब तो मैं जरूर ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। देखना तुम। उसके रोने से कल्लू का दिल पिघल गया और वह एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार हो गया।
अगली सुबह उसने एक बार फिर से अपनी पोथी पत्री उठाई और बाजार भी जा पहुंचा और आवाज लगाने लगा। मैं ज्योतिषी हूँ, दिलों की राज जानता हूँ, भूतकाल भविष्यकाल सब कुछ बताता हूँ। इधर बाजार में अब माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। पूरे इलाके में ये बात फैल गई थी कि कल ज्योतिषी ने गुमशुदा लाल का पता जौहरी को बता दिया था। जब वो बाजार में पहुंचा तो एक बार फिर से उसके आसपास भीड़ जमा हो गई, परंतु आज कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था कि तभी वहां से एक बहुत ही सुंदर लड़की गुजरी। वो इस शहर के नगर सेठ की बेटी थी और राजा की बेटी राजकुमारी की सहेली भी थी। इस समय वह राजमहल से ही वापस आ रही थी, लेकिन अपना बेशकीमती हार और कानों की बालियां कहीं पर रखकर वो भूल गई थी। उसी के बारे में सोचती हुई वह घर वापस जा रही थी। कल्लू के चारों तरफ जमा भीड़ को देखकर उसने एक आदमी से पूछा, ये कौन है और इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर? लोगों ने इसे नई ज्योतिषी का सारा हाल बताया कि ये पहले धोबी था और अब भगवान की कृपा से ये ज्योतिषी बन गया है और कैसी उसने जौहरी का गुमशुदा लाल ढूंढ निकाला। लोगों की बात सुनकर उस लड़की को कल्लू की ज्योतिष विद्या पर पूरा विश्वास हो गया। वो उसके पास गई और उसे अपने गुमशुदा जेवरों के बारे में बताया और कहने लगी, तुम अपनी ज्योतिष विद्या के दम पर मेरे कहनों का पता लगा सकती हो। अगर लगा सकती हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें 50 अशरफियां दूंगी। ये सुनकर बेचारा कल्लू घबरा गया और सोचने लगा, कोई ना कोई बहाना बनाकर इस लड़की को यहाँ से टाल देना चाहिए। भला मैं कैसे जेवरों का पता लगा सकता हूँ? अचानक उसने बोला, क्या सुंदर गुलाब है क्या? तुमने गुलाब को देखा? ये शब्द सुनते ही उसे याद आ गया। मैंने हाँ मुझे याद आ गया। मैंने अपने जेवर शाही बाग के सरोवर में नहाने से पहले उतारे थे और उन्हें एक पोटली में बांधकर वहीं पर गुलाब की झाड़ियों में छिपा दिया था। हाँ, पक्का मुझे याद आ गया, पक्का। वह खुशी में आकर बोली, ओ नेक दिल इंसान, थोड़ी देर यहीं पर रुको और मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। वापस आकर मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। जब थोड़ी ही देर के बाद वो वापस आई तो उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें बेशकीमती हार और कानों की बालियां थी। उसने कल्लू को 50 अशरफियां दी और कहने लगी, ज्योतिषी, ये तुम्हारा इनाम है। सचमुच तुम दुनिया के सारे भेद जानते हो। मुझे तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा था कि मैंने अपने जेवर कहाँ रखे थे। अगर तुम मुझे इनका पता ना बताते तो मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ता। जिस वक्त तुमने कहा कि क्या तुमने गुलाब को देखा है तो मुझे फौरन ही शाही बगीचे के सरोवर के पास की गुलाब की झाड़ियों की याद आ गई, जहाँ पर मैंने जेवर नहाने से पहले उतार कर छुपाए थे। सच में मुझे सब कुछ तुम्हारी कोशिशों के कारण ही तो मिला है। भगवान तुम्हारा हमेशा भला करे। ये कहकर वो अपने घर को चली गई। कल्लू धोबी एक बार फिर अपनी जान बच जाने के कारण भगवान का धन्यवाद करने लगा और इस बार उसने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं लालच में आकर अब अपनी जान जोखिम में डालने का काम नहीं करूँगा। मगर उसकी सुंदर और लालची पत्नी मानने के लिए राजी नहीं थी। उसकी पत्नी ने एक बार फिर अपने पति को धमकियां देना शुरू कर दिया और उसे ज्योतिषी का काम जारी रखने को कहा। पर कल्लू धोबी जानता था कि ये सब किस्मत का खेल है।
कि 2 बार वह अपने आप को ज्योतिषी साबित करने में सफल हो पाया है। अगले दिन पूरे शहर में ये खबर फैल गई कि शाही खजाने में से 5 संदूक हीरे और जवाहरात से भरे हुए थे जो चोरी हो गए हैं। राजा का खजांची शहर का कोतवाल चोरों का पता लगाने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए थे, मगर चोरों का कोई भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। तब राजा ने राज ज्योतिषी को बुलाकर उसे आदेश दिया, अगले 10 दिन के अंदर अंदर चोरों का पता लगाएं, नहीं तो तुम्हारे साथ खजांची और कोतवाल की भी गर्दन काट दी जाएगी। धीरे धीरे अब 9 दिन पूरे हो गए और 10वां दिन आ चुका था, परंतु राज ज्योतिषी को चोरों के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तब उसके एक नौकर ने सलाह दी, हुजूर, मेरी मानिए तो उस अजीबो गरीब ज्योतिषी कल्लू धोबी को बुला लीजिए। वो खोया हुआ धन ढूंढने के लिए बहुत मशहूर है। उसने उसी वक्त नौकर को कल्लू धोबी को बुलाने के लिए भेज दिया। नौकर कल्लू धोबी के घर पहुंचा और इससे कहने लगा, मेरे मालिक ने तुम्हें बुलाया है। बेचारा कल्लू अपनी पत्नी को कहने लगा, ये सब तेरा ही किया धरा है। देख, अब मैं मरने को जा रहा हूँ। राज ज्योतिषी ने मेरा झूठा दावा सुन लिया है और अब धोखेबाजी के अपराध में मुझे मृत्यु दंड दिलवाएगा। ये सुनकर उसकी पत्नी चुप रही और कल्लू बेचारा उस नौकर के साथ चल दिया। जब कल्लू राज ज्योतिषी के घर पे पहुंचा, राज ज्योतिषी उससे कहने लगा, ए भले आदमी, मेरे जान की सलामती अब तुम्हारे हाथ में है। जब बड़े बड़े विद्वान असफल हो जाते हैं, वहां पर तुम्हारे जैसे छुपे हुए गुणी लोग काम आते हैं। अभी ये बातें चल ही रही थी कि अचानक राजा का भेजा हुआ एक सिपाही वहां पर आ पहुंचा। वो कल्लू को लेने के लिए आया था। जब सिपाही को कल्लू अपने घर पे नहीं मिला, तो उसकी पत्नी ने सिपाही को बताया कि वो राज ज्योतिषी के घर पे गया है। बस वो सिपाही कल्लू की तलाश में वहां तक आ पहुंचा। गरीब बेचारा डरते कांपते सिपाही के साथ राज दरबार की तरफ चल दिया। मन ही मन वो ईश्वर से प्रार्थना करता था, हे भगवान, मेरी रक्षा कीजिए। हाँ तो ज्योतिषी जी, बताइए कि शाही खजाने में चोरी किसने की है? हमारे संदूक कौन चुरा कर ले गया है? डर के मारे कल्लू धोबी का कलेजा मुंह को आने लगा, मगर फिर भी उसने अपने आप को संभाला और थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा, अन्नदाता, ये एक नहीं बल्कि 5 चोर हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये कौन लोग हैं और उन्होंने चोरी का माल आखिर कहाँ रखा है? मैं इस समय इन बातों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अगर मुझे कुछ समय दिया जाए तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से यह सब पता लगा सकता हूँ। मगर मुझे अपना हिसाब लगाने के लिए कम से कम 5 दिन की मोहलत चाहिए। ठीक है, हम तुम्हें 5 दिन की मोहलत देते हैं, मगर इसके बाद भी अगर मेरा खजाना नहीं मिला तो समझ लो तुम्हारी जान की खैर नहीं। कल्लू खुश होकर घर आ गया, क्योंकि उसने पक्का इरादा कर लिया था कि इन 5 दिनों में वह कोई ऐसा उपाय करेगा कि मौका पाकर इस शहर से भाग जाएगा। जब वह अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी कहने लगी, कहो जी, दरबार से क्या खबर लाए हो? कोई खबर नहीं है, बल्कि ये बात तो पक्की हो गई है कि 5 दिनों में मैं मर जाऊंगा। तुम चोरों का पता जरूर लगा लोगे। भला मैं कैसे पता लगा लूंगा, जबकि न तो मेरे पास कोई जादुई सुराग है
और न ही कोई ज्योतिष विद्या जानता हूँ। क्या तुम भूल गए कि तुमने ही तो चौरी को उसका लाल और नगर सेठ की बेटी को उसके गहने दिलवाए थे। अरे बेवकूफ औरत, ये तो तू भी जानती है कि वो सिर्फ संयोग की बात थी। मैंने तो तेरी खुशी के लिए ये भेष बना रखा है कि मैं ज्योतिषी हूँ। पर हाँ, एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि इन 5 दिनों के अंदर मौका पाकर मैं इस शहर से कहीं दूर भाग जाऊंगा, और जो रुपया मेरे पास है और जो काम मैं जानता हूँ उसी से ईमानदारी की जिंदगी बिताऊंगा। उसकी पत्नी नफरत भरी निगाहों से देखती हुई कहने लगी, भला धोबी का काम भी कोई काम है क्या? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हें चोरों का पता लगाना ही होगा, जैसे तुमने लाल और गहनों का पता लगाया है, बिल्कुल वैसे ही। वरना एक बात पक्की है कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की ना, तो मैं कोतवाल से कहकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगी। तुम जैसे भी करके दौलत कमाने की कोशिश तो करो। बेचारा धोबी ये सारी बात सुनकर डर गया था, और जब उसने देखा कि मेरी बेवकूफ पत्नी मुझे गिरफ्तार तक करवाने को तैयार है, तो उसने अपने आप को किस्मत पर छोड़ दिया और मायूसी से कहने लगा, तेरी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, मगर मेरी एक इच्छा है कि मेरी जिंदगी के अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। उन दिनों में मैं अपनी एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मेरी हमेशा से यह इच्छा है कि मैं बेसन के बने हुए देसी घी के लड्डू खाऊं। तुम तो जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना ही मुझे हिसाब किताब लगाना आता है, इसलिए मुझे याद भी नहीं रहेगा कि 5 दिन कब पूरे होंगे। इसलिए तुम बेसन और देसी घी के लड्डू बनाकर एक बर्तन में रख लो, और रोज रात को खाना खाने के बाद मीठे के तौर पर मुझे एक लड्डू दिया करना, ताकि उन लड्डुओं की गिनती से मुझे याद रहे और ये जानने में आसानी रहे कि मुझे दी गई 5 दिनों की मोहलत में से कितने दिन बीत गए हैं और कितने दिन बचे हैं। सितारा ने कल्लू की बात मान ली और उसके लिए देसी घी, गुड़ और बेसन के 5 लड्डू बनाकर तैयार कर लिए और एक बर्तन में रख दिए। दूसरी तरफ वो चोर जिन्होंने खजाने को लूटा था अभी तक इसी नगर में थे, परंतु वह हर बात की खबर रखते थे और खुफिया तरीके से ये बात की खबर लगाते रहते थे कि राज दरबार में उनको पकड़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही थी। इसलिए उस दिन भी एक चोर भेष बदल कर राजा के दरबार में मौजूद था। वो अपने चोरों के सरदार के पास गया। राजा को हम सबकी चोरी का पता लग गया है। नए ज्योतिषी ने मेरे सामने ही राजा से कहा कि खजाना चुराने वाले चोरों की तादाद ठीक 5 की है। ये बात बताने के लिए ज्योतिष विद्या का होना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से कल्लू एक सीधा साधा आदमी है। उसके मन में 5 चोरी की बात इसलिए आई क्योंकि सीधी सी बात है, अब राजा के 5 संदूक चोरी हुए हैं तो उन्हें उठाने के लिए भी 5 आदमी ही चाहिए, क्योंकि एक आदमी एक ही संदूक उठा सकता है। इसलिए बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ये बात बता सकता है कि चोरों की संख्या 5 रही होगी, पर हो सकता है उसे ज्योतिष विद्या भी आती हो और धीरे धीरे हम सबका पता उसको चल जाए। इसलिए हम लोगों को उसकी निगरानी करनी चाहिए। निगरानी करने के लिए आज रात को अंधेरा हो जाने के बाद हम में से एक आदमी खुफिया तरीके से छुपकर उस आदमी के मकान के छत पे जाएगा और जो कुछ भी बातें अपनी पत्नी से करे उसे गौर से सुनेगा। वो अपने सुंदर पत्नी से बहुत ही प्यार करता है, तो हमारे बारे में सारी बातें उससे जरूर करेगा। रात हो जाने के बाद एक चोर कल्लू धोबी के छत पे चढ़ गया और ठीक उसी समय पहुंचा जब कल्लू धोबी खाना खा चुका था और उसकी पत्नी उसे पहला लड्डू दे रही थी। कल्लू ने वो लड्डू लिया और कहने लगा, ये 5 में से एक हैं। ये सुनकर चोर घबरा गया और सोचने लगा, धोबी को मेरे आने की खबर कैसे हो गई?
वह डर के मारे बिना चोरी किए ही वापस चला गया और अपने बाकी चोर साथियों को यह बात बताई। ये इसकी गलतफहमी हो सकती है। अगली रात दो चोर कल्लू धोबी के घर चोरी करने पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, फिर वही नजारा था। कल्लू धोबी की पत्नी उसे लड्डू खिला रही थी और तभी कल्लू धोबी ने फिर कहा, आज रात 5 में से 2 आ गए। यह सुनते ही दोनों चोर बुरी तरह से डर गए और भाग खड़ी हुई। वे जाकर अपने बाकी साथियों को पूरी बात सुनाने लगे। अब चोरों को यकीन हो गया था कि धोबी कोई जादुई विद्या जानता है। वह पहले से ही जान जाता है कि कितने चोर आ रहे हैं और हर रात चोरों की संख्या बढ़ती गई। हर बार जैसे ही वे पहुंचते, कल्लू धोबी वही कहता। आखिरी रात को वे सब कल्लू धोबी के घर पहुंचे। तब कल्लू ने बोला, आज तो पूरे के पूरे 5 हो गए। अब चोरों को पक्का यकीन हो गया था कि धोबी कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी है। वो सोचने लगे, इतने चालाक आदमी से बचना तो मुश्किल है। हमें धोबी को अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए और उससे सच्चाई जान लेनी चाहिए। सुबह होने से 1 घंटा पहले सारे चोर धोबी के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। जैसे ही धोबी की नींद खुली, उसे लगा कि राजा के सिपाही उसे पकड़ने आए हैं। वो जोर से चिल्लाया, अब रुको, मैं जानता हूँ तुम किस लिए आए हो और यह सरासर अन्याय है। बाहर खड़े चोर ये सुनकर हैरान रह गए। ये तो सचमुच अजीब आदमी है। उसने अभी तक देखा भी नहीं और हम किस काम के लिए आए हैं वह पहले ही जान गया। चोरों का सरदार अंदर आया और बोला, हम जानते हैं कि तुम सब कुछ जानते हो। हम मानते हैं कि हम गलत काम करते हैं, लेकिन अब हमारी जान तुम्हारे हाथों में है। ये लो 2000 असरफियां। बस इस मामले का जिक्र कभी किसी और से मत करना। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ 2000 असरफियां लेकर मान जाऊंगा? हम सब पर रहम करो। 5 लोगों की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों है। अब तुम ही राजा, अब तुम ही हमारी जान बचा सकते हो। बताओ, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम तो तुम्हें खजाना भी वापस करने को तैयार हैं। ये भगवान, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूँ? अब जब तुम मान ही चुके हो कि मैं सब जानता हूँ, अब तुमने सही समय पर मुझसे माफी मांग ही ली है, इसीलिए तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ। लेकिन उसके लिए सही खजाना सही जगह पर पहुंचाना होगा। जल्द से जल्द सारे 5 संदूक गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपाना होगा। अगर तुमने यह काम ठीक से कर दिया तो तुम्हारी जान बच जाएगी, लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई तो मैं अपनी ज्योतिष विद्या से सब जान लूंगा और फिर तुम सब मारे जाओगे। डरे हुए चोरों ने तुरंत वादा किया, हम सब वैसा ही करेंगे। हे भगवान, आज आपकी वजह से ही मेरी जान बच पाई है। कुछ समय बाद महल से राजा के सिपाही आए और उसे राजा के सामने ले गए। राजा ने पूछा, कहो ज्योतिषी, क्या तुम्हें शाही खजाने का कोई पता चला? हुजूर, खजाने का तो पता चल गया, लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या? महाराज, मैंने अपनी विद्या का प्रयोग किया है। मैं एक समय में सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ। अगर आपको खजाना चाहिए तो वह मिल जाएगा, लेकिन चोर आपके हाथ नहीं आएंगे। राजा ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे मेरा खजाना चाहिए। अगर चोरों के बारे में नहीं पता लगता तो कोई बात नहीं। सुनिए महाराज, आपका खजाना गांव के पुराने मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपा है।
राजा ने तुरंत अपने मंत्री और सैनिकों को भेजा और सच में 5 बक्सों में भरा हुआ शाही खजाना बरामद हुआ। खजाना वापस आने से राजा बहुत ही खुश हुआ और धोबी से बोला, ज्योतिषी, तुम्हारी वजह से हमारा खजाना हमें वापस मिल गया। मेरे दिल को खुश कर दिया तुमने। जो मांगना है मांग लो। महाराज, पहले मुझसे मेरी जान की सलामती का वादा कीजिए। जो कहना है कहो। महाराज, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं तो बस एक गरीब धोबी हूँ। मुझे ज्योतिष विद्या का कोई ज्ञान नहीं है। अब तक जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ किस्मत का खेल था। यहाँ तक कि आपको खजाना दिलाने में भी मेरा कोई हाथ नहीं था। यह भी किस्मत की मेहरबानी थी। राजा हंसते हुए बोला, वाह, तुम्हारी कहानी तो कमाल की है। तुम किस्मत के ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत ईमानदार और सच्चे इंसान भी हो। मैं तुम्हें इनाम में एक शानदार घर देता हूँ, जहाँ तुम आराम से अपनी पत्नी के साथ अच्छी जिंदगी बिता सकोगे। महाराज, आप जैसे दयालु राजा के होते हुए प्रजा को किसी बात की चिंता नहीं हो सकती। अब कल्लू धोबी गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा।